बहू रानी, सास महारानी। निकल जा मेरे घर से चंडालिका। ज्यादा मत बोलिए भाभी, बोली हमारे मुंह में भी है। देख ले प्रेम, ये लड़ाई तेरी ताई ही शुरू कर रही है, समझा लेंगे, वरना आज मैं देवरानी जेठानी का कायदा भूल जाऊंगी। तो कायदा रखा ही कहाँ है तुम दोनों ने? माँ जी इस घर की मालकिन मुझे बनाकर गई थी, पर तुम दोनों ने तो मेरी नौकर जितनी भी इज्जत नहीं की। बस मेरे घर में रहना है और मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। कमरे में सो रहे महेश को बाहर से घर की औरतों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो घर के बाहर आता है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? कलेश करना ही है तो घर के अंदर कर लो, मोहल्ले वालों को सुनाने की क्या जरूरत है? सभी देख रहे हैं। शांत हो जाइए ना भाभी, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। बिंदिया चुप हो जाओ यार। हाँ भाई, तेरी बीवी मेरे सर पर चढ़कर नाचे और तू माफी मांग ले। बार बार मैं माफ नहीं करने वाली। तुझे पता भी है क्या बोला है तेरी बीवी ने मुझे? अब जो होगा बाहर सभी के सामने ही होगा। इसने सभी के सामने मेरी इंसल्ट की है तो माफी भी ये यहीं सभी के सामने मांगेगी। भले ही रिश्ते में मैं देवर हूं, पर आप मेरी माँ समान है भाभी। मुझे अपना छोटा बेटा मानकर माफ कर दीजिए और अंदर चलिए। अरे क्यों सुबह सुबह अपने घर की इज्जत दांव पर लगा रही है मनीषा? अंदर चली जा। लोगों का क्या है, उनको तमाशा देखना अच्छा लगता है और तू दिखा भी रही है। वो दो बातें बनाएंगे और हवा में उड़ा देंगे। किसी को मतलब नहीं है कि तेरी देवरानी तुझसे माफ़ी मांगे या ना मांगे। ये सुनकर मनीषा अंदर चली जाती है। मनीषा के साथ उसकी दोनों देवरानियां भी अंदर चली जाती है और सभी अपने अपने काम में लग जाती हैं। नाश्ते के टेबल पर मनीषा खाना खाती ही नहीं। खाना खा लीजिए भाभी। इस बिंदिया की मंद बुद्धि की सजा आप खुद को क्यों दे रही हैं? मोहन और महेश के काफ़ी देर मनाने के बाद मनीषा मान जाती है और खाना खा लेती है। पर अपने घर पर हो रहे रोज़ के इस तमाशे को देखकर प्रेम अलग ही परेशान हुआ बैठा था। हद हो गई है। अब मैं कैसे प्रिया के घर वालों को इस घर पर बुलाऊं? यहाँ इतना ज्यादा कलेश देकर कोई भी बाप अपनी बेटी को यहाँ नहीं भेजेगा। पर प्रिया मेरी नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और इसी टेंशन में अब प्रेम या तो अपने कमरे में पड़ा रहता या प्रिया की तस्वीर देखता रहता। और उसकी ये हालत देखकर उसकी बहन रमा उसके पास आती है। तो ये है मेरी होने वाली भाभी? नहीं, ये तेरी कभी ना होने वाली भाभी है। क्योंकि जैसे इस घर के लोग हैं, प्रिया कभी यहाँ आना नहीं चाहेगी। तो अंदर की बात उन्हें बतानी ही क्यों है? तू तो और पागल है। ऐसे भी किसी भी लड़की का बाप अपनी बेटी का हाथ किसी को भी नहीं दे देता। वो लोग कम से कम 4-5 बार आएंगे घर देखने, और जब वो देखेंगे कि यहाँ देवरानी जिठानियाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती हैं, वो फौरन ना कर देंगे। तो इस बारे में रात को एक सभा बिठा देते हैं। रमा इस बारे में अपने पापा को बताती है और रात को खाने के बाद हॉल में पूरा परिवार साथ में बैठता है, जहां मोहन इस बारे में संतोष से बात करता है। मुझे क्या आपत्ति होगी, बुला लो लड़की वालों को। वो तो ठीक है भैया, पर घर की औरतें अगर उस वक्त लड़ने लगी तो हम क्या करेंगे? अब ज़रा एक बार बोल दे तो। कौन लड़ता है? तेरी बीवी और महेश की बीवी। उनको चुप करवा के रखो। और मुझे समझ में नहीं आता, जब भी काम हो तब मैं और मेरा पति घर के बड़े बन जाते हैं, वरना कोई हमें पूछता भी नहीं। जब भी हम खाना बनाते हैं तो आपसे पूछते क्या भाभी कि आप हेल्प करेंगे कि नहीं? सारा काम हम खुद कर लेते हैं ना, तो उसमें फ़ायदा तो आप ही का है। अरे बिंदिया चुप हो जा। बड़ी मुश्किल से प्रेम के लिए किसी रिश्ते की बात हुई है। ऐसे भी कोई इस घर में अपनी बेटी देना नहीं चाहता। चुप रहकर काम बन जाए तो चुप हो जाना चाहिए। और लड़की वाले अपने घर की मरम्मत करवाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद प्रिया के घर वालों को बुलाया जाता है। आइए आइए बहन जी, आप ही का इंतज़ार था। अरे बिंदिया, मिठाई विठाई तो लेकर आ। जी दीदी, वो आपने आज्ञा नहीं दी थी ना, इसलिए मैं यहीं खड़ी थी। अरे वाह, आपके घर में इतना मानते हैं इन चीज़ों को। और नहीं तो क्या आंटी जी, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं पर लगता ही नहीं कि कोई रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंजॉय नहीं करते। चलिए ना प्रिया भाभी, मैं आपको घर दिखाती हूँ। प्रेम का पूरा परिवार प्रिया के परिवार वालों के सामने इस तरह बिछ जाता है कि वो पहली ही मीटिंग में कहते हैं, आजकल तो लोग न्यूक्लियर फैमिली को बहुत मानने लगे हैं, पर मुझे ना हमेशा से ऐसा ही परिवार चाहिए था, जहाँ भले ही पैसे 19 हो पर संस्कार 20 हो। तब तो जाकर मेरा नाती भी संस्कार सीखेगा। भगवान ना करे मेरा पोता इस घर के संस्कार सीखे। एक बार ये प्रिया इस घर में आए, इससे काम वाली ना बना दिया तो मेरा नाम मनीषा नहीं। ये लोग समझ रहे हैं कि मैं मान गई, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैंने सिकंजा फेंका है जिसमें सब आ गए। और इस तरह इस दिखावे में आकर प्रिया के घर वाले शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम से शादी कर प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। दुल्हन के जोड़े में अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी प्रिया
अनाज से भरे कलश को गिराने पैर उठाती है कि मनीषा वो कलश उठा लेती है। एक तो पहले ही शादी में इतना खर्चा हो चुका है, अब इस तरह अनाज बर्बाद करने की ज़रूरत क्या है? अरे आप सब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? हो गया है जो प्रोग्राम होना था, अब अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। खातिरदारी में कोई कमी रहेगी क्या बड़ी माँ? हमारे तक तो खाना पहुंचा ही नहीं है। खैर ये वक्त नहीं है इन बातों को करने का, कल सुबह बात करते हैं। अगली सुबह जानबूझकर मनीषा 4 बजे उठकर प्रिया के कमरे का दरवाज़ा पटकने लगती है। इतना सताऊंगी इसे कि परेशान होकर ये खुद घर छोड़कर चली जाएगी। फिर समझ में आएगा देवरानी जी को, जब उनकी बहू सरे बाजार उनकी इज्जत नीलाम करके उनके बेटे को अकेला छोड़कर चली जाएगी। अरे बहू उठ भी जा। हड़बड़ाकर प्रिया दरवाज़ा खोलती है। तैयार होकर बाहर आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल चढ़ा दो और खाना बनाने की तैयारी करो। 6 बजे तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। प्रिया किचन में जाती है और काम करना शुरू करती है। तभी वहाँ रमा आती है। रमा दी, बड़ी माँ तो बोले थे कि इस घर में बहुत सारे नौकर हैं, हमारे घर की बहू तो एक तिनका भी नहीं उठाती, फिर उन्होंने मुझे 4 बजे क्यों जगा दिया? और यहाँ सुबह से मुझे एक भी नौकर नहीं दिखा, सब छुट्टी पे हैं क्या? भैया की आवाज़ सुनी क्या भाभी? लगता है भैया मुझे आवाज़ दे रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर रमा वहाँ से निकल लेती है। प्रिया नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती है। ये तूने सुबह सुबह टेबल क्यों सजा दिया? कौन खाता इतनी सुबह? आप ही ने तो बोला था मम्मी जी खाना तैयार कर दो। खाना नहीं नाश्ता कहा था मैंने। 2 ब्रेड दे देती, इतना सब कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुझे क्या लगता है मैं भूखड़ हूँ? सारा खाना मैं ही खा जाती हूँ। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? प्रिया का ये मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता क्या इसका मतलब था। ये छोटे घर की लड़कियां जिस घर में जाती है यही काम करती है। लगता है पूरा का पूरा राशन लगा दिया इसने नाश्ता बनाने में। ऐसे ही इतना तेल मसाला लगाकर खाना बनाएगी तो महीने भर का राशन हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा। नाश्ता बन गया है तो खाया जाएगा, घर में कम लोग थोड़ी ना है। बहू तूने लगा दिया नाश्ता, अब तो फिक्र मत कर। ऐसे भी आज तेरी पहली रसोई की रस्म थी, देख भगवान ने तुझसे वो करवा ही दिया। चलिए सब एक साथ नाश्ता कर लेते हैं। पर मनीषा कहाँ सभी के साथ नाश्ता करने वाली थी। वो अपने हिस्से का नाश्ता और अपने पति के हिस्से का नाश्ता अपने कमरे में ले जाती है। एक बात बताइए पापा जी, ये सब अचानक क्या हो रहा है? बड़ी माँ ऐसी तो नहीं थी, कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं है? अब तो जो है यही है बेटा। कोई साफ साफ क्यों नहीं बता रहा है? अगर प्रिया के मन में ज़्यादा सवाल उठने लगे तो बात बिगड़ जाएगी। इस बात को यहीं ख़त्म करना होगा। बिल्कुल सही समझी तुम प्रिया। वो क्या है ना, बड़ी माँ को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जब भी बीपी बढ़ता है वो कुछ भी बड़बड़ाने लगती है, और हम छोटे हैं ना तो सुनना पड़ता है। दोपहर के वक्त बिंदिया कपड़े धो रही थी कि मनीषा अपने कमरे के पिलो, चादर और बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े लाकर धोने के लिए डाल देती है। हो गई आपकी करतूतें शुरू? पहले ही आप 10 पीस कपड़े डाल चुकी है धोने के लिए, अब इतने कपड़े मैं नहीं धोने वाली। तो चली जाना इस घर से, क्यों हमारे घर की मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है? ये घर मेरा भी है भाभी। अरे तेरा कहाँ से हो गया? इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और मेरे ससुर सब कुछ मेरे नाम करके गए थे। तुम जैसों को इस घर में रखने की गलती कर दी मैंने। तुझसे शादी करने से अच्छा महेश उस किराने वाले की बेटी से शादी कर लेता। अच्छा खासा लंबा रिलेशन भी था उसका। क्या वो किराने वाले की बेटी इनकी गर्लफ्रेंड थी? अब समझ में आया ये राशन लाने की इतनी जिद क्यों करते हैं। ये सुनते ही दाना पानी लेकर बिंदिया अपने पति के ऊपर चढ़ जाती है। कोई यहाँ किसी से लड़ रहा था तो कोई वहाँ किसी और से, और इसी बीच मनीषा जाकर प्रिया से कहती है, ये है इस घर की सारी रियलिटी। अब तेरा पति तुझे कह देगा कि बिंदिया को मानसिक बीमारी है, जैसे उसने कहा ना कि मुझे बीपी है, उस हिसाब से तेरी सास को तो ना बोलने की बीमारी होगी। वैसे सबसे बड़ी नाग ना वही है, चुप रहकर षड्यंत्र बराबर कर लेती है। मैं कुछ समझी नहीं बड़ी माँ, शादी के पहले तो। अरे वो सब दिखावा था बेटा तुझे इस घर की बहू बनाने का। तेरा पति तेरा कोई सगा नहीं है। वो तो तुझे रोज स्कूल आते जाते देखता था तो टीचर जी पर उनकी नजर पड़ गई। लाड साहब ने जिद ठान ली कि शादी करूंगा तो प्रिया मैडम से, और तुझसे इस घर के सारे राज छुपाकर तुझसे शादी करके इस घर की बहू बनाकर ले आया वो। मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थी, पर क्या करती, मजबूर थी। क्या मुझसे झूठ कहकर शादी के लिए मनवाया गया? नहीं नहीं नहीं। अरे ये तो कुछ नहीं है बेटा, तेरा पति नशेड़ी भी है, वो भी अव्वल दर्जे का। पीकर मोहल्ले में तमाशा करता है, रात रात भर घर ना आना, और ऐसी ऐसी हरकतें।
मुझे तो बोलते भी शर्म आ रही है। तुम्हारे अलावा भी 4-5 चक्कर थे उसके, और होंगे कैसे नहीं। चाचा भी वैसा ही है, और बाप क्या सीखता वो। तेरे लिए तो यही अच्छा होगा कि अभी ही इस घर से निकल जा। कदम जितने पहले उठाए जाए उतने हल्के लगते हैं। जितने दिन यहाँ रहेगी दहलीज लांघने में उतनी ही तकलीफ होगी तुझे। पर प्रिया इतनी भोली नहीं थी कि अपनी बड़ी माँ की बातों में आ जाती। वो अपने कमरे में जाती है और दिमाग लगाना शुरू करती है। सच्चाई तो अब पड़ोसी ही बता सकते हैं। प्रिया मोहल्ले में जाती है और बातों बातों में मोहल्ले वालों से सब कुछ पता कर लेती है। मुझे तो हैरानी हुई बेटा, कैसे तू इस घर में ब्याह करके आने के लिए तैयार हो गई, वरना कोई भी ना ऐसे घर में अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। पता नहीं तेरे घर वालों को कैसी जल्दी थी, अड़ोसी पड़ोसियों से भी पता नहीं किया और हाँ बोल दिया। ये बात बड़ी माँ को पता नहीं लगनी चाहिए। मुझे उनके साइड ही रहना होगा, तभी इस घर में शांति बनी रहेगी। और अपने घर को एक करने के लिए प्रिया ये काम शुरू कर देती है। एक कटोरी में तेल लेकर प्रिया अपनी बड़ी माँ के पास जाती है और कहती है, आपकी पैर लाइए ना बड़ी माँ, मैं तेल लगा देती हूँ। वैसे आपने ना बिल्कुल सही कहा था, ये लोग एक नंबर के झूठे हैं। पर शादी के बाद अब मेरे मायके वाले मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते, इसलिए मैं चाह कर भी वापस नहीं जा पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तेरी सास हूँ ना, ये तेरा ही तो घर है, आराम से रह। या अब कल से ना तू रसोई में नहीं जाएगी, बल्कि अपनी सास और अपनी चाची सास से काम करवाएगी। क्या? हाँ बेटा, जो तेरे नहीं हुए तुझे उनका क्यों बनना है। ये तो बात सब मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। मुझे मम्मी जी को सब बताना होगा। अगली सुबह प्रिया अपनी सास को सब कुछ बता रही थी कि मनीषा सब सुन लेती है और वो गुस्से से आग बुबला हो जाती है। आप समझ में आ रहा है कि गलती तुझ में नहीं तेरे माँ बाप में है, जो एक बार में किसी लड़के के हाथ में अपनी बेटी दे सकते हैं। ऐसे लोगों का खुद का चरित्र कैसा होगा। वो तो तुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। जैसे मतलबी माँ बाप वैसी ही मतलबी बेटी। तुझे क्या लगा तू ये खेल मेरे साथ खेल लेगी? अरे चमड़ी ना उधेड़ दूं मैं तेरी। अब समझ में आया कि बिंदिया चाची आपसे लड़ती क्यों है बड़ी माँ। पर नहीं, बिंदिया चाची इसमें गलती आपकी है। आप भी ना क्यों दीवार पर सर मारती है, वो भी ऐसी दीवार जो अंबुजा सीमेंट से नहीं कीचड़ से बना हो। ना ही प्रिया चुप होती है, ना ही मनीषा। शायद इसी कारण भगवान ने आपको बांझ रखा। पहले तो मुझे आप पर तरस आता था, पर अब लगता है आप इसी लायक थी। तेरी इतनी मजाल, निकल जा मेरे घर से, वरना धक्के मारकर निकालूंगी तुम सबको। भाभी आप भी क्या बच्ची से मुंह लगा रही है, जाने दीजिए। अरे तू क्या सीधा बन रहा है? दुकान में क्या घपला करता है तू जानती नहीं हूं मैं। अपना सामान उठा और निकल यहां से, वरना अभी पुलिस को बुला लूंगी। समाज के सामने हमारे घर की इज्जत नीलाम करने की जरूरत नहीं है भाभी, हमें भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। और पूरा परिवार अपना सामान बांधकर उस घर को छोड़कर निकल ही रहा था कि रेणु अपनी जेठानी के पैर छूने आगे आती है और घमंड में सरोबार जेठानी अपने दाएं पैर से उसे लात मार देती है। रोती हुई रेणु घर से बाहर निकल जाती है। 15 दिन बाद अचानक प्रिया के फ़ोन पर संतोष का कॉल आता है। हेलो बहू, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। तेरी बड़ी माँ मेरे लिए दवाई लाने गई थी, पता नहीं 2 घंटे हो गए अब तक नहीं लौटी। फ़ोन लगाया लेकिन उठा नहीं रही है। आप अपने घर के मसले में हमें मत घसीटिए भाई साहब, अब हम और बदनामी नहीं सहना चाहते। अपनी बहू के मायके में रहना पड़ रहा है हमें। जिस दिन भाभी ने हमें बेघर किया, उस रात हम बारिश में कैसे बचे हमें ही पता है। प्लीज़ अब हमें बख्श दीजिए। ये कहकर रेणु फ़ोन रख देती है। नहीं मम्मी जी, बड़ी माँ के शरीर में तो बड़ी तेज़ी है और दवाई की दुकान तो 2 मिनट की दूरी पर ही है, तो वो 2 घंटे से घर क्यों नहीं पहुँची? कहीं कुछ हो तो नहीं गया उन्हें? मैं देख कर आती हूँ। और सभी के मना करने के बाद भी प्रिया भागती हुई अपनी बड़ी सास को ढूंढने निकल जाती है, जहाँ उसे अपनी बड़ी सास सड़क पर घायल मिलती है। बिना देरी किए प्रिया उन्हें अस्पताल ले जाती है और पूरा घर वहीं पहुँच जाता है। बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, उनकी दाई टांग काट कर वहाँ नकली टांग लगानी होगी। क्या इंसाफ किया है भगवान ने। जिस पैर से मेरी पत्नी ने अपनी देवरानी को मारा था वो पैर ही छीन लिया भगवान ने। अब तो शुक्र बनाइए कि आपकी बहू वक्त पर उन्हें अस्पताल ले आई, वरना भगवान जाने क्या होता। पूरे 15 दिन तक मनीषा अस्पताल में रहती है, जहाँ सभी भागते दौड़ते उसका ख्याल रखते हैं। डॉक्टर आज आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं बड़ी माँ, अब आपको हमारी ज़रूरत नहीं होगी, हम सब निकलते हैं। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी बहू, अब तू तो मुझे सज़ा मत दे। तूने कहा था ना मैं बांझ हूँ, तो फिर तुम कौन हो?
प्रेम कौन है, रमा कौन है, और ये मेरे देवर देवरानी, क्या ये मेरे बच्चे नहीं है? तुम सब घर चल रहे हो। मनीषा की बुद्धि पर पड़े पत्थर हट जाते हैं, वो सुधर जाती है और पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है।